पुराने अहद के एक खित्ते में शिकार करना ना सिर्फ एक शौक बल्कि लोगों की शान भी समझा जाता था। एक दिन दो नौजवान आदिल और फैजान अपनी कमानें और तीरों से भरे तरकश कंधे पर लटकाए एक घने और पुरअसरार जंगल की तरफ रवाना हुए। इनके साथ परिंदों को पकड़ने के लिए मजबूत जाल भी था। रास्ता तय करते करते वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा और खुशबू ही खुशबू थी। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, फैजान, ये जगह तो जन्नत का टुकड़ा लगती है। काश हम यहां देर तक बैठकर लुत्फ उठाएं। ये मकाम शिकारगाह भी है और सैरगाह भी। मगर फैजान फितरतन मुहतात और तजर्बाकार था। वो बोला, आदिल, खूबसूरती में खो जाने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम मकसद याद रखें। कल का कोई भरोसा नहीं, अभी मौका है तो जाल बिछाकर परिंदे पकड़ लें। उन्होंने जंगल के एक पुरसुकून गोशे में जाल फैलाया और कुछ दाने जमीन पर बिखेर दिए। फिर एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर बैठ गए। वक्त गुजरता गया, आंखें बोझल होने लगीं। इसी दौरान एक निहायत खूबसूरत परिंदा नीचे उतरा और दाने चुगने लगा। दोनों की सांसें रुक गईं। मौका देखते ही आदिल ने रस्सी खींची और परिंदा जाल में फंस गया। वो दोनों खुशी से उछल पड़े। परिंदे को एहतियात से निकालकर एक मजबूत पिंजरे में डाल दिया। शाम ढलने लगी। अजान की आवाजें जंगल के किनारों तक गूंजने लगीं। फैजान ने कहा, अब वापस चलना बेहतर है, रात के अंधेरे में खतरा बढ़ जाता है। मगर आदिल की आंखों में लालच की चमक थी। फैजान, क्यों ना एक और परिंदा पकड़ें, ये जगह तो बिल्कुल महफूज है। फैजान ने संजीदगी से जवाब दिया, जिंदगी की हिफाजत सबसे बड़ी अक्लमंदी है। मैं तो अब वापस जा रहा हूँ, ये परिंदा भी साथ ले जाता हूँ और अगर बेच सका तो आधी रकम तुम्हें दे दूंगा। ये कहकर फैजान पिंजरा उठाए रवाना हो गया, जबकि आदिल जिद में वहीं रह गया। कुछ फासले पर फैजान ने घोड़ों के सुमों की आवाजें सुनी। शहर के सवार करीब आ रहे थे और उनके दरमियान इलाके का वाली रियासत सरदार जैन भी मौजूद था। सरदार जैन ने फैजान को रोककर पूछा, ए जवान, कहाँ से आ रहे हो? फैजान ने अदब से जवाब दिया, जनाब, शिकार से लौट रहा हूं, ये परिंदा हमारे हाथ लगा है। वाली ने परिंदा देखते ही कहा, क्या नायाब मखलूक है, मैं चाहूंगा ये मेरे बाग की जीनत बने, जहां इसकी चहचहाहट दिल को सुकून दे। क्या तुम ये परिंदा मुझे बेचोगे? फैजान ने सर झुकाकर कहा, जनाब, ये परिंदा मैंने अपने साथी के साथ मिलकर पकड़ा है। अगर इजाजत दें तो मैं कल तक इससे बात करके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वाली रियासत सरदार जैन ने फैजान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं इंतजार कर लूंगा। जब तुम्हारा साथी वापस आ जाए तो दोनों मेरे पास आना, मैं तुम्हें इस परिंदे की अच्छी कीमत दूंगा। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ काफिले की सूरत आगे बढ़ गया। फैजान अगरचे परिंदे को बेचने के लिए बेचैन था, लेकिन दोस्त के इंतजार में दिन गुजरते गए। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो वो खुद आदिल के घर पहुंच गया ताकि उसकी बीवी से इजाजत ले सके और परिंदे की फरोख्त का फैसला करे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक कमजोर और जख्मी आवाज आई। फैजान ने अंदर कदम रखा तो देखा कि आदिल का चेहरा जर्द पड़ा हुआ है और सर, बाजू और टांगों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। फैजान ने चौंक कर पूछा, ये क्या हाल कर लिया दोस्त? आदिल आहिस्तगी से बोला, तुम्हारे जाने के बाद मैं शाम तक जंगल में रहा। अंधेरा छाया तो खौफ सा तारी होने लगा। वापसी का इरादा किया, मगर अचानक एक खूनख्वार चीता सामने आ गया। घोड़े को भगाया, लेकिन वो दरिंदा पीछा करता रहा। आखिर उसने घोड़े पर हमला कर दिया और गर्दन अपने पंजों में दबोच ली। मैं बदहवासी में घोड़े से कूद पड़ा और जान बचाकर भाग निकला, मगर बेचारे घोड़े को चीते के हवाले कर दिया। फैजान ने अफसोस से सर झुकाकर कहा, मैंने कहा भी था मेरे साथ चलने को, काश तुमने मेरी बात मानी होती। खैर, शुक्र है जान बच गई। लेकिन सुनो, रास्ते में मेरी मुलाकात सरदार जैन से हुई थी। वो ये परिंदा खरीदना चाहता है। अब तैयार हो जाओ, हम दोनों चलते हैं। आदिल को यकीन ना आ रहा था कि परिंदा इतनी बड़ी कीमत पाएगा। वो बोला, क्या वाकई सरदार जैन ने इसे पसंद किया? फैजान मुस्कुराकर बोला, हाँ दोस्त, और वो हमें अच्छी खासी रकम देने को तैयार है। दोनों ने पिंजरा उठाया और महल की तरफ रवाना हुए। जब सरदार जैन ने परिंदा दोबारा देखा तो कहा, ये नायाब परिंदा है, मैं इसके बदले 1000 अशरफियां देने को तैयार हूं। फैजान खुशी से छुपकर बोला, जनाबे आली,
ये आपका करम है, परिंदा हाजिर है। लेकिन आदिल, जो जख्मी भी था और दिल में लालच भी लिए बैठा था, फौरन बोल उठा, नहीं जनाब, मेरा दोस्त परिंदों के सौदे से वाकिफ नहीं, ये परिंदा कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं पहले बाजार में जाकर परिंदा फरोशों से कीमत मालूम करूं, फिर बेहतर निर्ख पर यह नायाब परिंदा आप ही को फरोख्त करूंगा। सरदार जैन ने गहरी नजर से दोनों को देखा और कहा, ठीक है, जाकर कीमत तय कर लो। अगर वाकई ज्यादा कीमत मिली तो बेहतर, वरना तुम्हें मेरी पेशकश याद रखनी होगी। महल से निकलते ही फैजान गुस्से में बोला, आखिर तुमने ये सब क्यों किया? 1000 अशरफियां कोई मामूली रकम नहीं, शहर में कोई हमें इस कीमत पर नहीं खरीदेगा। आदिल ने जिद्दी लहजे में कहा, यह परिंदा नायाब है, उसकी कीमत 1000 से कहीं ज्यादा है। हमें ताजिरों के पास जाना होगा, अगर वो खरीदने पर तैयार हुए तो हम मजीद कमा लेंगे, वरना तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हो जाएगी। अगले दिन दोनों दोस्त फैजान और आदिल परिंदा लेकर शहर के चंद परिंदा फरोशों के पास गए। वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद कोई बड़ी रकम मिल जाए, मगर तजर्बाकार दुकानदारों ने परिंदे को गौर से देखने के बाद कहा, इस परिंदे की असल कीमत 50 अशरफियों से ज्यादा नहीं। ये सुनकर फैजान ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, देखा दोस्त, सरदार जैन की 1000 अशरफियों की पेशकश कितनी बड़ी नेमत थी, अब हमें लालच छोड़ देना चाहिए। मगर आदिल के दिल में हिर्स जागुजी हो चुकी थी। वो बोला, 50 अशरफियां? ये तो बिल्कुल मजाक है। हमें घर चलना चाहिए और कल सरदार जैन के सामने 2000 अशरफियों की शर्त रखनी चाहिए। अगर वो ना माने तो फिर तुम्हारी मर्जी पर चलेंगे। आखिरकार फैजान ने मजबूरन आदिल की बात मान ली। अगले दिन दोनों फिर महल में पहुंचे। सरदार जैन ने परिंदे को देखते हुए कहा, मुझे यकीन है तुम बाजार से इसकी कीमत लगवा कर आए हो। बताओ, वहां क्या नर्ख तय हुआ? आदिल ने सीना तान कर जवाब दिया, जनाब, बाजार वालों ने इस परिंदे की कीमत आपकी पेशकश से कहीं ज्यादा बताई है, इसलिए बेहतर होगा कि आप नई कीमत खुद तय करें। सरदार जैन ने मुस्कुराकर पिंजरे पर हाथ फेरा और कहा, अगर ऐसा है तो मैं अपनी पेशकश में मजीद इजाफा करता हूं। 1000 के बजाय 2000 अशरफियां देने को तैयार हूं। फैजान फौरन बोल उठा, जनाबे आली, ये हमारे लिए बड़ी दौलत है, हमें यही मंजूर है। लेकिन आदिल ने लालच भरी आंखों से कहा, जनाब, ये परिंदा इन बातों से भी ज्यादा कीमती है। अगर इजाजत हो तो हम दोबारा सोच कर आएंगे। सरदार जैन ने परिंदे को वापस पिंजरे में डालकर कहा, ठीक है, तुम्हें मजीद सोचने का वक्त मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा देर ना लगाना, क्योंकि ये परिंदा मेरे दिल को बेहद भा गया है। महल से बाहर निकलते ही फैजान गुस्से से फट पड़ा, तुमने 1000 अशरफियां जाया की, अब 2000 भी हाथ से निकल सकती हैं। लालच इंसान को अंधा कर देता है आदिल। मगर आदिल जिद्दी अंदाज में बोला, ये परिंदा बेमिसाल है, बाजार के दुकानदार इसकी असल कदर समझ ही नहीं सके। हाकिम हमारी हर शर्त मान रहा है, तो क्यों ना हम इससे और भी ज्यादा फायदा उठाएं। फैजान ने संजीदगी से कहा, लेकिन मेरा दिल कहता है इस कहानी में कोई राज है। कैसे मुमकिन है कि सरदार हमारी हर बात पर सर झुकाए? मुझे अंदेशा है कि वो किसी बड़े मंसूबे में हमें इस्तेमाल कर रहा है। आदिल ने कहका लगाया और बोला, ये सब वहम है। शायद सरदार ये चाहता है कि हम अगली बार भी कोई नायाब परिंदा पकड़कर उसे दें। खैर, अभी मेरे साथ जौहरी की दुकान चलो। मैं चाहता हूं कि कल हासिल होने वाली दौलत से एक कीमती हीरा खरीदूं, ताकि हमारी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाए। अगले दिन आदिल और फैजान फिर पिंजरा उठाए सरदार जैन के महल पहुंचे। आदिल के दिल में हिर्स की आग दिन ब दिन भड़क रही थी, जबकि फैजान का दिल मुसलसल बेचैन और मुतमईन न था। महल में दाखिल होते ही सरदार जैन ने कहकहा लगाया और कहा, आहा, आखिर तुम अपने फैसले के करीब पहुंच ही गए। तो बताओ, इस नायाब परिंदे की आखिरी कीमत क्या है? आदिल ने लालच भरी निगाहों से जवाब दिया, जनाबे आली, ये परिंदा 5000 अशरफियों का है, बल्कि कल शहर में आने वाले एक बड़े ताजिर से इसकी असल कीमत का तायुन कराना चाहता हूं। बराए करम हमें 1 दिन की मोहलत दे दीजिए। सरदार जैन ने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहकहा लगाते हुए कहा, ठीक है, कल तक इंतजार कर लेता हूं, लेकिन उसके बाद और नहीं। अगले दिन दोनों फिर हाजिर हुए। दरबार में हंसी मजाक के बाद सरदार जैन ने कहा,
तो क्या तुम राजी हो कि 5000 अशरफियां लेकर ये परिंदा मुझे दे दो? आदिल की आंखों में चमक आई और वो बोला, जनाबे आली, ये परिंदा 10,000 अशरफियों से कम नहीं, बल्कि इसकी कीमत इससे भी ज्यादा है। सरदार जैन ने हंसते हुए कहा, बहुत खूब, अगर तुम 10,000 चाहते हो तो मैं 12,000 देने को तैयार हूं। अब तो तुम राजी हो जाओगे? फैजान ने आजिजी से कहा, जनाब, ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा है, हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए? मगर आदिल फिर भी रुका नहीं। वो बोला, जनाबे आली, आपका साया सलामत रहे, लेकिन अगर आप इस पर भी इजाफा फरमा दें तो बड़ी नवाजिश होगी। ये सुनकर दरबार कहकहों से गूंज उठा। सरदार जैन ने खजांची को बुलाकर कहा, जाओ, मुल्क का सारा खजाना इस आदमी के कदमों में ढेर कर दो। खजांची हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जनाबे आली, पूरे मुल्क का खजाना एक शख्स को कैसे दिया जा सकता है? ये सुनते ही सरदार जैन ने जोरदार कहकहा लगाया और पिंजरा खोलकर परिंदे को आसमान में आजाद कर दिया। परिंदा परों की भड़भड़ाहट के साथ फिजाओं में जा बसा। सरदार जैन ने कहा, यह परिंदा वाकई नायाब था और मैं इसके लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार था, लेकिन तुमने अपनी लालच की वजह से अपने ही हाथों नुकसान किया। फिर उसने आदिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं पहले ही दिन समझ गया था कि यह शख्स इतना हरीस है कि मेरी हर पेशकश को ठुकरा देगा, इसीलिए मैंने बार बार कीमत बढ़ाई ताकि इसकी हकीकत सब पर जाहिर हो जाए। फैजान खामोश खड़ा था और आदिल की पेशानी पर पसीने के कतरे थे। दोनों समझ गए कि सरदार जैन ने उनके दिलों के हाल को परख लिया है। महल के कमरे में कहकहों की गूंज अभी बाकी थी। सरदार जैन ने तख्त पर टेक लगाते हुए कहा, मैं खुश हूं कि ये नायाब परिंदा अब मेरा है और मुझे इसके बदले एक अशरफी भी खर्च नहीं करनी पड़ी। तुम दोनों ने अपनी लालच और बहस से मेरा दिल बहलाया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कीमत है। ये सुनकर आदिल कांपती हुई आवाज में बोला, जनाबे आली, क्या वाकई आप हमें कुछ नहीं देंगे? सरदार जैन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तुम्हें सजा नहीं दी, यही तुम्हारा इनाम है, वरना लालच और झूठ की सजा तो इबरतनाक होती है। बेहतर है कि अब तुम दोनों अपनी राह लौट जाओ, वरना मेरा इरादा बदल भी सकता है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए। खौफ से लरसते कदमों के साथ वो महल से निकले। आदिल तो इतनी तेजी से भागा कि फैजान को भी पीछे छोड़ गया। रास्ते में फैजान ने उससे पूछा, दोस्त, आखिर बताओ तुमने किस कीमत पर परिंदा बेचा? आदिल ने सर झुकाकर कहा, उसी कीमत पर जिस पर हाकिम ने खरीदा है, यानी सिर्फ हमारी हिमाकत के बदले एक कहका। फैजान ने आह भरी और कहा, देखा दोस्त, लालच ने हमें रुसवा किया। अगर हम पहले दिन ही अमानतदारी दिखाते तो ना सिर्फ इज्जत पाते बल्कि एक बड़ी दौलत भी। आदिल की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी न रहा। इख्तितामी पैगाम। अजीज दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और उसकी मेहनत को बर्बाद कर देता है। सच्ची नीयत और अमानतदारी से ही कामयाबी और सुकून नसीब होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में लिखें। फन फेज और मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्लावर।